नवरत्नों का दरबार। भारतीय इतिहास और संस्कृति में सम्राट विक्रमादित्य का नाम केवल उनके पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए नहीं, बल्कि उनके विद्वान प्रिय और संस्कृति संरक्षक स्वभाव के लिए भी लिया जाता है। उनके उज्जैन स्थित दरबार को विद्या और कला का तीर्थ कहा जाता है। इस दरबार की सबसे बड़ी विशेषता थी नवरत्नों की मंडली। ये नवरत्न अपने अपने क्षेत्र के महानतम विद्वान थे और उन्होंने विक्रमादित्य के काल को वास्तव में भारत का स्वर्णयुग बना दिया। नवरत्न परंपरा। भारतीय इतिहास में नवरत्न का विचार केवल विक्रमादित्य से जुड़ा नहीं है। आगे चलकर अकबर के दरबार में भी नवरत्न हुए, लेकिन विक्रमादित्य के समय के नवरत्न अद्वितीय थे क्योंकि उन्होंने भारत की कविता, नाटक, विज्ञान, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और व्याकरण सभी क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी। नवरत्नों का चयन केवल विद्या के आधार पर हुआ, न कि जन्म या कुल पर। यह विक्रमादित्य की दूरदर्शिता और ज्ञान प्रेम का प्रमाण है। विक्रमादित्य का दरबार। उज्जैन का राजमहल केवल राजनीतिक निर्णयों का स्थान नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार का विश्वविद्यालय था। प्रतिदिन दरबार में शास्त्रार्थ, काव्यपाठ, संगीत और नाटक का आयोजन होता। सम्राट स्वयं विद्वानों से संवाद करते और उन्हें प्रोत्साहित करते। दरबार में बैठे नवरत्न केवल शासक के सलाहकार नहीं थे, बल्कि वे जनता के जीवन और संस्कृति को दिशा देने वाले महानायक थे। नवरत्नों का परिचय। कालिदास, संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार। रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश आदि। प्रकृति चित्रण और प्रेम की कोमल भावनाओं का अद्भुत समन्वय। उन्हें काव्य शक्ति का सूर्य कहा गया। वराहमिहिर, खगोलशास्त्री और ज्योतिषाचार्य। ग्रंथ बृहद संहिता, पंचसिद्धांतिका। ग्रह नक्षत्र, मौसम, वास्तु और भविष्यवाणी के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान। आधुनिक विज्ञान भी उनके गणितीय ज्ञान का लोहा मानता है। अमर सिंह, संस्कृत व्याकरण और कोशकार। ग्रंथ अमरकोश। उनकी शब्द संपदा आज भी संस्कृत और भारतीय भाषाओं के लिए आधार स्तंभ है। धन्वंतरी, आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा शास्त्र के विशेषज्ञ। औषधि विज्ञान, शल्य चिकित्सा और वनौषधियों का अद्भुत ज्ञान। उन्हें आयुर्वेद का पितामह कहा जाता है। क्षपनक, जैन मुनि और तत्वज्ञानी। ब्रह्मा और आत्मा के रहस्यों पर गहन विचार। लोक और परलोक की अवधारणाओं पर प्रभावशाली ग्रंथ। शंकु, स्थापत्य शास्त्र और भूगोल के आचार्य। नगर नियोजन, वास्तु और वास्तुकला में अद्वितीय ज्ञान। उनके सिद्धांतों के आधार पर नगरों और मंदिरों की योजना बनाई जाती। घटकर पर्व, राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ। विदेश नीति और युद्ध नीति के ज्ञाता। शत्रुओं से निपटने में राजा के मुख्य सलाहकार। वरुचि, संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान के आचार्य। पाणिनि के व्याकरण पर टीकाएं और भाषा व्यवस्था का विकास। विभिन्न भाषाओं को संस्कृत से जोड़ने का कार्य। वेताल भट्ट, काव्य और अलंकार शास्त्र के महान आचार्य। उनकी रचनाओं में नीति, धर्म और लोकजीवन की झलक। दरबार की चर्चाओं को प्रभावी बनाने वाले विद्वान। नवरत्नों का योगदान। साहित्य, कालिदास और वेताल भट्ट ने संस्कृत साहित्य को स्वर्णयुग दिया। विज्ञान, वराहमिहिर और शंकु ने गणित, ज्योतिष और वास्तु का विकास किया। भाषा और व्याकरण, अमर सिंह और वरुचि ने भाषा को व्यवस्थित किया। चिकित्सा, धन्वंतरी ने आयुर्वेद को नया रूप दिया। राजनीति और दर्शन, क्षपनक और घटकर पर्व ने धर्म और नीति को स्पष्ट किया। इस प्रकार नवरत्नों ने सामूहिक रूप से भारत को ज्ञान, कला और विज्ञान की वैश्विक धरोहर बनाया। नवरत्नों की मंडली की विशेषताएं। 1. विविधता में एकता।
सभी विद्वान अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ। 2 स्वतंत्रता, उन्हें अपनी बात कहने की पूरी आजादी थी। 3 प्रोत्साहन, सम्राट स्वयं उन्हें सम्मान और पुरस्कार देते। 4 जनहित, उनकी विद्या केवल दरबार तक सीमित न रहकर जनता के जीवन में प्रयुक्त होती। उज्जैन का गौरव। नवरत्नों की उपस्थिति ने उज्जैन को एक विश्वविद्यालय नगर बना दिया। विदेशी यात्री यहाँ विद्या प्राप्त करने आते। नगर में पुस्तकालय, वेधशालाएं और कला केंद्र बने। उज्जैन ज्ञान और संस्कृति का दीपक बन गया। नवरत्नों का दरबार केवल विक्रमादित्य की उपलब्धि नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता का गौरव है। यह मंडली हमें यह संदेश देती है कि राजनीतिक शक्ति और सैन्य विजय केवल तभी स्थायी होती है जब उसके साथ विद्या, संस्कृति और कला का उत्थान जुड़ा हो। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन को न केवल शक्तिशाली बल्कि सांस्कृतिक और ज्ञान प्रधान बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर उदाहरण प्रस्तुत किया है। कालिदास की रचनाएं। संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास का नाम अमर है। उन्हें कविकुलगुरु कहा जाता है। उनकी रचनाएं केवल कविता ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, दर्शन, प्रकृति, प्रेम और समाज का सजीव चित्रण भी हैं। कहा जाता है कि कालिदास की काव्य शक्ति इतनी प्रखर थी कि उनकी रचनाओं को पढ़कर ही उस युग के साहित्यिक स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। कालिदास की रचनाएं मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित की जाती हैं। महाकाव्य, खंडकाव्य, नाटक। कालिदास के महाकाव्य रघुवंश। यह एक महान महाकाव्य है जिसमें रघुवंश के राजाओं का इतिहास वर्णित है। इसमें 19 सर्ग हैं। दशरथ और श्रीराम के चरित्र का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। इस ग्रंथ में शौर्य, धर्म, नीति और आदर्शों का अद्भुत समन्वय है। भाषा सरल, प्रभावी और काव्य गुणों से संपन्न है। कुमार संभव। यह काव्य भगवान शिव और पार्वती के विवाह तथा कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा पर आधारित है। इसमें प्रेम, तपस्या और शक्ति का अद्भुत समन्वय है। कालिदास ने पार्वती की तपस्या, शिव की विरक्ति और कामदेव की कथा को अत्यंत मार्मिक शैली में प्रस्तुत किया है। यह काव्य अधूरा माना जाता है क्योंकि बाद के सर्ग अन्य कवियों द्वारा जोड़े गए। कालिदास के खंडकाव्य मेघदूत। यह खंडकाव्य संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है। कथा एक यक्ष, जिसे अपने अपराध के कारण 1 वर्ष के लिए अलकापुरी से निर्वासित कर दिया जाता है, वह अपनी प्रियतमा को संदेश भेजने के लिए मेघ को दूत बनाता है। काव्य की विशेषता है प्रकृति वर्णन, विरह भावना और करुणा। इसमें उत्तर भारत से हिमालय और फिर मध्य भारत से दक्षिण भारत तक का भूगोल अत्यंत सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। इसे विरह काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना माना जाता है। ऋतुसंहार। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। प्रत्येक ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य, प्रेम भावना और मानव जीवन पर प्रभाव का अत्यंत सरस चित्रण किया गया है। ऋतुचित्रण इतना जीवंत है कि पाठक को दृश्य प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। यह ग्रंथ कालिदास की प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का प्रमाण है। कालिदास के नाटक। अभिज्ञान शाकुंतलम। यह संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। कथा महाभारत से ली गई है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। इस नाटक का वैश्विक प्रभाव इतना गहरा है कि जर्मन कवि गेटे ने भी इसकी प्रशंसा की। इसमें प्रेम की कोमलता, प्रकृति का सौंदर्य और मानव भावनाओं का अद्भुत संगम है। मालविकाग्निमित्रम। यह कालिदास का प्रथम नाटक माना जाता है। कथा राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। इसमें हास्य, प्रेम और दरबारी जीवन का रोचक चित्रण मिलता है। यद्यपि यह नाटक आकार में छोटा है, किंतु इसकी शैली में भावुकता और सहजता है।
विक्रमोर्वशीयम। इसमें राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। कथा पौराणिक है, किंतु कालिदास ने इसे भावुकता और सौंदर्य से भर दिया। प्रेम की तीव्रता, विरह और पुनर्मिलन का मार्मिक चित्रण। यह नाटक दैवीय और मानवीय प्रेम के बीच का सेतु है। कालिदास की रचनाओं की विशेषताएं। प्रकृति चित्रण। कालिदास को प्रकृति का कवि कहा जाता है। उनकी रचनाओं में नदियां, पर्वत, बादल, ऋतुएं सब जीवंत हो उठते हैं। श्रृंगार रस। उनकी कृतियों में प्रेम का सुंदर और शुद्ध रूप मिलता है। संस्कृत भाषा की मधुरता, सरल, सुगम और काव्यात्मक शैली। धार्मिकता और आदर्श। उनकी रचनाएं धर्म, नीति और मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत हैं। लोक जीवन का चित्रण। केवल राजाओं और देवताओं तक सीमित न होकर साधारण जीवन का भी उल्लेख। कालिदास की रचनाओं का प्रभाव। संस्कृत साहित्य को उन्होंने नई ऊंचाई दी। उनकी रचनाएं आगे चलकर हिंदी, मराठी, बांग्ला सहित अनेक भारतीय भाषाओं के लिए प्रेरणा बनी। विदेशों में भी कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा गया। उनकी कृतियां भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं। कालिदास की रचनाएं केवल साहित्य नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का जीवंत दर्पण हैं। उनमें प्रेम है, करुणा है, प्रकृति है, नीति है और धर्म भी है। यही कारण है कि वे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने अपने समय में थे। महाकवि कालिदास ने अपने अमर ग्रंथों के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। विज्ञान और गणित का योगदान। भारत की प्राचीन सभ्यता केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही महान नहीं रही, बल्कि विज्ञान और गणित में भी उसने विश्व को अद्वितीय योगदान दिया। सम्राट विक्रमादित्य के काल में विज्ञान, गणित, खगोल और ज्योतिष का विशेष विकास हुआ। उस समय उज्जैन न केवल सांस्कृतिक केंद्र था, बल्कि ज्ञान विज्ञान का भी प्रमुख केंद्र बन चुका था। विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से कई विद्वान विशेष रूप से विज्ञान और गणित के क्षेत्र से जुड़े थे। उनके कार्यों का प्रभाव न केवल भारत में, बल्कि अरब, यूनान और यूरोप तक पहुंचा। एक, गणित में योगदान। शून्य और दशमलव प्रणाली। शून्य का विचार भारत की सबसे महान देन मानी जाती है। भारतीय गणितज्ञों ने शून्य को केवल अंक ही नहीं, बल्कि गणना की पद्धति का हिस्सा बनाया। इससे दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम, विकसित हुई। इस प्रणाली के कारण ही गणित सरल और व्यावहारिक बना। बीजगणित, अलजेब्रा। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की, जो खगोल गणना पर आधारित थी। नक्षत्रों और ग्रहों की गति के आधार पर पंचांग बनाया जाता था। इससे कृषि, उत्सव और सामाजिक कार्यों का निर्धारण होता था। विदेशी प्रभाव और प्रसार। भारतीय गणित और खगोल का ज्ञान अरब देशों में पहुंचा। वहां से यह यूनान और यूरोप गया। इसीलिए यूरोप में कई गणितीय और खगोल संबंधी शब्द संस्कृत मूल से बने हैं। अरब विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनसे यूरोपीय पुनर्जागरण, रिनेसांस को गति मिली। भारतीय विज्ञान की विशेषताएं। एक, प्रकृति आधारित अध्ययन। आकाश, नदियां, ऋतुएं और कृषि सबको विज्ञान से जोड़ा गया। 2, अनुभव और प्रयोग। केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रयोग पर बल। 3, समग्र दृष्टिकोण। विज्ञान और संगीत और नृत्य। सम्राट विक्रमादित्य के समय में संगीत और नृत्य दरबार और समाज दोनों में विशेष स्थान रखते थे। वीणा, मृदंग, बांसुरी और शंख जैसे वाद्य यंत्रों से वातावरण गूंजता था। नृत्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि देव पूजा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम भी था। भरतनाट्यम, कथक और लोकनृत्यों के प्रारंभिक रूप उस काल में विकसित हुए। दरबार में गायक और नर्तकियां विद्वानों के साथ सम्मान पाते थे। संगीत में शास्त्रीय रागरागिनियां और नृत्य में भाव, मुद्रा और लय का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता था।
यही कारण है कि विक्रमादित्य का युग कला संवर्धन का स्वर्णकाल माना गया।